क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गया? क्या क्लास का स्ट्रीमिंग नहीं हो रहा था? क्या अभी भी क्लास नहीं चल रही है? गुड मॉर्निंग। क्लास नहीं चल रहा है मतलब? क्यों नहीं चल रहा है भाई? यहां तो सब कुछ ठीक है। गुड मॉर्निंग, लव यू। क्लास चल रही है या नहीं मुझे ये बताओ पहले। मैंने तो लिखवाना शुरू कर दिया था। अब सर ओके है। ओके, अभी शुरू हुई है। ओह, चलो कोई बात नहीं है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स कुछ रहा होगा। सर अब चलने लगी। चलो फिर से शुरू करते हैं। तो पिछले क्लास में हमने आपको लिखवाया था प्रिसिपिटेशन, टाइप्स ऑफ प्रिसिपिटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, और टाइप्स में ओरोग्राफिक रेनफॉल, कन्वेक्शनल रेनफॉल, दो पर हमने बात की थी। संवहनीय वर्षा हमने लिखवा दिया होगा, शायद लिखवा दिया था। आज लिखना है वाताग्रीय वर्षा। तो प्लीज आप लिखो। कल वर्कशॉप में आए थे लेकिन हमारा यहां से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। हम आए थे लेकिन कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। रविकांत, आप पहले व्हाट्सएप पे एसएमएस करो, फिर बात कर लेंगे। लिखो। कुछ लोग लिख रहे हो ना कि बफरिंग हो रहा है, तो हम रुक जाते हैं, देखने लगते हैं बोर्ड पे। अभी फिर लिख रहा है कि सब सही है। कंफ्यूज मत करो, चलो लिखो। फ्रंटल रेनफॉल, तीसरा है वाताग्रीय वर्षा अथवा चक्रवातीय वर्षा। पहले लिखवाएंगे फिर एक्सप्लेन करेंगे आपको। लिखो, मध्य अक्षांशों पर, मध्य अक्षांशों पर जहां गर्म एवं ठंडी वायु राशियों का, गर्म एवं ठंडी वायु राशियों का ठंडी एवं गर्म वायु राशियों का अभिसरण क्षेत्र होता है।
वहां वाताग्रीय दशाएं उत्पन्न होती है, क्योंकि अब तुम कैसे इंसान हो यार, बार बार आर कुमार इकॉनमी पूछ रहे हो। लॉकडाउन खत्म होगा, क्लास शुरू हो जाएगी। कई बार बताया, उनके घर में स्टूडियो नहीं है, बाहर निकलना मना है, ऑफिसेज बंद है दिल्ली में। तो एक बार में समझ में नहीं आता है क्या? तुम लोग का ये क्वेश्चन कितना गंवारपन से भरा हुआ है। दिल्ली में बाढ़ आ जाए, आग लग जाए, तुम पूछो कल क्लास कब होगा। इस प्रश्न का क्या जवाब हो सकता है बताओ? एक ही प्रश्न का मैंने 10 बार शांतिपूर्ण जवाब दिया। इस तरह के प्रश्न को अभी नहीं लाना है। ओके, चलो लिखो। वाताग्रीय दशाएं उत्पन्न होती है क्योंकि गर्म वायु ठंडी वायु के ऊपर ठंडी वायु के ऊपर स्थापित हो जाती है या आरोहित होती है। गर्म वायु ठंडी वायु के ऊपर आरोहित होती है क्योंकि गर्म वायु हल्की एवं गर्म वायु हल्की एवं वाष्प से युक्त होती है तथा उत्थान के साथ शीतलन एवं संघनन के कारण बादलों का निर्माण एवं वर्षण उत्पन्न होते हैं। बादलों का निर्माण एवं वर्षण उत्पन्न होते हैं। एक लाइन और, इन्हीं वाताग्रों में चक्रवात के बनने की संभावनाएं भी व्याप्त होती हैं।
संभावनाएं भी व्याप्त होती हैं। देखो ये जो है ना वाताग्र और चक्रवात, ये हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ये तो हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ओके, अब देखो वार्म एयर, कोल्ड एयर, मान लेते हैं कि ये हमारा 50 डिग्री का उत्तरी अक्षांश है, तो ये ध्रुवीय प्रदेश है ना, ये ध्रुवीय प्रदेश है। तो ध्रुवीय प्रदेश से जो वायु आएगी ये कोल्ड एयर होगी, ध्रुवीय पूर्वा के द्वारा लाई गई वायु है ये। तो ध्रुवीय पूर्वा क्या करती है कि ठंडी वायु को ध्रुवों से नीचे की ओर ला रही है। ठंडी वायु, ध्रुव पे बर्फ है, कॉमन सेंस लगाओ बस, कोई साइंस नहीं है। और नीचे जो पछुआ पवने हैं, जो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, तो वहां से जो पछुआ पवने हैं ये क्या करेंगे कि गर्म वायु को लाती है। अब गर्म वायु ठंडी वायु दोनों टकराएगी तो गर्म वायु का ऊपर की ओर उत्थान हो जाएगा। अब इन दोनों वायु क्षेत्र के बीच में जो संक्रमण क्षेत्र है, ये जो संक्रमण क्षेत्र है जहां ठंडी और गर्म वायु दोनों का मिश्रण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि दोनों के भौतिक गुणों में अंतर है, दोनों के डेंसिटी में अंतर है, ध्यान से सुनो, दोनों के घनत्व में अंतर है, दोनों के आर्द्रता में अंतर है, तापीय दशा में अंतर है, तो दोनों वायु का मिश्रण नहीं होगा। गर्म वायु ऊपर उठ जाएगी, ठंडी वायु नीचे की ओर दबने लगती है। तो बीच में जो ये क्षेत्र बनता है इसी को हम लोग कहते हैं वाताग्रीय क्षेत्र, यानी फ्रंटल जोन यही होता है। और इसी फ्रंटल जोन में क्या बनेगा, बादल। और इसी फ्रंटल जोन में जो कि गर्म वायु ऊपर उठी जिसमें मॉइस्चर है, तो ये एयर क्या था, ये मॉइस्ट एयर है। ऊपर जाके संघनन, बादल का निर्माण, और बादल के निर्माण के बाद यहां वर्षा होगी। और ये इस क्षेत्र में वर्षा की बूंदों को हम किसी और कलर से दिखा देते हैं, ये लो। तो ये जो क्षेत्र है ना, यहां पर वर्षा प्राप्त हो रही है, समझ गए। तो यही फ्रंटल रेन होता है जो मध्य अक्षांशों के बीच में प्राप्त होता है। फ्रंट और साइक्लोन को डिटेल से पढ़ाया जाएगा कमिंग क्लासेस में, हो सकता है कि एक दिन 2 दिन के बाद ही। अभी मुझे ये बताओ, मैथमेटिक्स ऑप्शनल का क्लास आप देख सकते हो, कहीं होता नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन एक डायस, DIAS, डायस एकेडमी है, वाजपेयी जी चलाते हैं, IITian है। तो वो साइंस में फिजिक्स और मैथ्स इस तरह के विषयों को लेकर के वो क्लास करवाते हैं। तो आप डायस एकेडमी को इंटरनेट पे सर्च करके मैथमेटिक्स का क्लास वहां देख सकते हो, अगर वहां के टीचर दे रहे होंगे तो। पहले तो रमैया सर थे वहां पे, अब बहुत बुजुर्ग हो गए थे। मैथ्स वाला क्लास देख लो कैसे हो सकता है, हमसे जो पूछोगे हम आपको सब मदद करेंगे। तो मैथ्स के क्लास के लिए मैंने आपको बता दिया, आप डायस एकेडमी देख सकते हो। नेक्स्ट IAS करके भी नया खुला है जो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए क्लास करवाते थे, एक बार वहां भी पता कर लो कि शायद उन लोगों ने भी मैथ्स ऑप्शनल शुरू किया हो, तो आप देख लो एक बार। नेक्स्ट IAS में देख लो, डायस में देख लो। अकाउंट्स और अगर कॉमर्स आपको लेना है तो रैंकर्स IAS करके यहाँ पे हैं। रैंकर्स IAS में कॉमर्स और अकाउंट्स के लिए ऑप्शनल के लिए लोग पढ़ाते हैं, आप उसका कर सकते हो, वहां पे देख सकते हो, बात कर लो। मेरे नॉलेज में जो चीजें हैं वो आपको हम बताते रहेंगे। अब ये सब नहीं बताएंगे, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल नहीं बताने वाले हैं। जो डिफिकल्ट ऑप्शनल्स हैं जिसका कोई बाजार नहीं है, कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाले तो 5-10 लोग हैं। अब 5-10 में सब लोग मुझे जानते हैं, सब मेरे प्रिय हैं, हर व्यक्ति अच्छा ही पढ़ाता है, उसमें किसी को रिकमेंडेशन करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। और हम मानते हैं कि सब टीचर अच्छा ही है, ज्योग्राफी में भी सब मोरलेस सब अच्छा है, ऑप्शनल में, हिस्ट्री में सब अच्छा है।
पॉलिटी में सब अच्छा है, सोशियोलॉजी में सब अच्छा है, तुम जज करो, इसमें नहीं बताया जा सकता है। कोल्ड एयर वार्म एयर की तुलना में ऊपर से क्यों आ रही है? क्योंकि कोल्ड एयर भारी है। रवि, आप बात कर सकते हो, व्हाट्सएप पे एसएमएस कर लो। इकोनॉमी में कोई नहीं पढ़ाता है, हिंदी माध्यम में इकोनॉमी का कोई टीचर नहीं है जो ऑप्शनल पढ़ाता हो। इस डायग्राम को बनाओ जल्दी से, और यहां दिखा सकते हो, यह है ट्रोपोपाउज। अब जिन लोगों को याद नहीं होगा, क्षोभ सीमा, हिंदी में क्षोभ सीमा, तो पहले दूसरे तीसरे क्लास को अच्छे से याद करो। मुझे ये बताओ, कितने लोगों ने क्लाउड्स पढ़ा? आपने क्लाउड्स पढ़ा या नहीं? तो मुझे दो क्लाउड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे दो क्लाउड्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जाना। पहला है कपासी वर्षक। क्लाउड्स में दो क्लाउड्स की हम तुलना कर देते हैं आपके लिए। दो क्लाउड बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कपासी वर्षक, यानी क्यूमुलोनिम्बस। इसके लिए सिंबल यूज होता है CB। दूसरा क्लाउड है वर्षक स्तरीय, निम्बोस्ट्रैटस। निम्बोस्ट्रैटस, ये दो क्लाउड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग NS क्लाउड भी कहते हैं। ओके, दोनों की तुलना करते हैं। कपासी वर्षक बनता है संवहन के कारण, ये बनता है अभिवहन के कारण। संवहन मतलब क्या होता है? जलवाष्प का लंबवत उत्थान। अभिवहन का मतलब है जलवाष्प का या वायु का क्षैतिज गति। ओके, तो ये बादल चूंकि लंबवत वायु का उत्थान हो रहा है, तो ये बादल कैसा होगा? लंबवत होगा ना, ऊपर में लंबवत हो जाता है, ये नीचे से जाकर के ऊपर में इस तरह से लंबवत हो जाता है। और ये बादल क्या होगा? ये बादल क्षैतिज ऐसे फैल जाता है। दोनों बादल में ही अंतर होता है कि इस बादल का लंबवत विस्तार होगा वर्टिकल क्लाउड से ये, और ये क्या है? ये हॉरिजॉन्टल क्लाउड्स है, हॉरिजॉन्टल क्लाउड्स है। तो बताओ, ज्यादा क्षेत्रफल में कौन वर्षा करेगी? बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कम क्षेत्रफल में वर्षा करेगी। क्यों? लंबवत विस्तार है, लेकिन सघनतम वर्षा करेगी। सघनतम वर्षा करेगी। देखो कितने छोटा एरिया में है, बादल ही ऊपर की तरफ विकसित हो गया है, तो छोटे एरिया में वर्षा करेगी, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड रेनफॉल करेगी। ये क्या है? ये ज्यादा दूरी तक वर्षा करेगी। वृहत क्षेत्रफलीय वर्षा, दीर्घकालिक वर्षा। ये दीर्घकालिक वर्षा करती है, कई दिनों तक वर्षा करती रहेगी। ये अल्पकालिक वर्षा, अल्पकालिक वर्षा ये करती है दोपहर की वर्षा 2 PM। ये होता है विषुवतीय क्षेत्र में, जहां संवहन कहां होगा? संवहन कहां होता है? विषुवतीय क्षेत्र में। तो ये इसकी विशेषताएं होंगी। ये होता है मध्य अक्षांशों में, मध्य अक्षांशों में जहां वाताग्र बन रहे हैं। तो वाताग्रीय वर्षा में ज्यादातर अभिवहन क्षैतिज मिक्सिंग था ना, तो वहां पर इस तरह का बादल मिलेगा, निम्बोस्ट्रैटस मिलेगा। ये दोनों बादल, ये अल्पकालिक नहीं है, दीर्घकालिक है। दोपहर की वर्षा नहीं है, यह है कई दिनों तक वर्षा, कई दिनों तक 72 घंटे तक वर्षा लगातार कर सकती है, निरंतर वर्षा।
निरंतर वर्षा करती है। तो ये आप दो क्लाउड्स का कंपैरिजन जरूर याद रखो। इसमें क्या होगा, एक और लिख सकते हो, गर्जन एवं चमक से वर्षा। यहां पर होगा इट रेन्स कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स, इट रेन्स कैट्स एंड डॉग्स। ये इट रेन्स विथ थंडर एंड लाइटनिंग, ये अंतर है दोनों का। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है कि निरंतर मोटे बूंदों से वर्षा, लगातार वर्षा। कैट्स एंड डॉग्स मूसलाधार वर्षा। वर्षण, बादल, आर्द्रता, इस विषय को मेरे हिसाब से खत्म हो गया। एक घंटे का लगभग बादल के ऊपर में हमारा लेक्चर है। उसको मैंने पहली बार तो कहा आप लोगों से कि एक लेक्चर आप अगर देख लोगे तो हमारा थोड़ा भार कम हो जाता है, और कोई बात तो है नहीं। सामने से हट जाओ। ओके। ये लोग हट गए सामने से। दूसरा विषय लिखो, वायु दाब एवं वायु दाब पेटियां। वायु दाब, एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से शुरू करते हैं। पहले लिखवाएंगे
स्थल की हाइट को, किसी भी हाइट को समुद्र तल से क्यों मापते हैं? क्योंकि समुद्र पानी जो है ना, उस सतह को, सबसे लेवल सतह किसका होगा? पानी का ही होगा ना। तो धरती का अगर सतह कहीं पे मेजर करेंगे हम लोग, तो जहां पे पानी है, पानी का सरफेस टेंशन क्या है, ये सब आपको पता ही होगा। कपासी वर्षक मेघ में ही, इसी मेघ में क्लाउड बर्स्ट होता है ना। चलो लिखो नेक्स्ट टॉपिक। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। चलो लिखो, वायुमंडलीय दाब का अर्थ है समुद्र तल पर गैसों के प्रकोष्ठ का, कॉलम ऑफ गैसेस, गैसों के प्रकोष्ठ का कुल भार जो दिए गए क्षेत्रफल में दिए गए काल में, काल बिंदु पर, ऐसे लिखो, एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, दिए गए काल बिंदु पर मापा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, औसत वायुमंडलीय दाब 1013 MB MB अथवा 100 MB मतलब मिली बार अथवा 1.003 किलोग्राम अथवा पारे के, मर्क्यूरी के 76
सेंटीमीटर उत्थान, बैरोमीटर में उत्थान होता है, को सामान्य अथवा औसत वायु दाब माना जाता है। सामान्य अथवा औसत वायुदाब माना जाता है। नेक्स्ट लिखो, लिखो नेक्स्ट। और तो बहुत सारा फैक्ट है। एक चीज समझाना चाहते हैं आप लोगों को, क्योंकि बहुत लोग फिजिक्स का यूज करने लगते हैं, और फिजिक्स का जब यूज करने लगते हैं तो ज्योग्राफी खराब हो जाती है। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स कई बार एप्लीकेबल नहीं होते हैं। जैसे मान लो कि फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ पढ़ा होगा, गैस लॉ पढ़ा होगा ना। कितने लोगों ने गैस लॉ पढ़ा है, बताओ? बताओ, गैस लॉ आपने पढ़ा होगा, तो उसमें क्या है कि गैस लॉ कभी भी वायुमंडलीय दशाओं में उत्पन्न नहीं होता, एप्लीकेबल नहीं होता। एप्लीकेबल मतलब प्रायोगिक नहीं होता, व्यवहारिक नहीं होता है। एक उदाहरण से समझते हैं। कई लोग जो फिजिक्स वाले हैं वो वायुमंडलीय दाब को पढ़ाते हैं, तो मैंने देखा है पढ़ाने क्रम में वो बोलने लगते हैं कि वायुमंडलीय दाब गैसियस मॉलिक्यूल के कॉलिजन से दिए गए सतह पर उत्पन्न दाब है। ये डेफिनेशन तो, दाब क्या होता है? गैस का मॉलिक्यूल सतह पर जो फोर्स अप्लाई करता है उसको दाब कहते हैं। फिजिक्स तो यही कहता है ना। लेकिन ज्योग्राफी में फोर्स अप्लाइड बाय गैसियस मॉलिक्यूल ये लागू नहीं होगा। ज्योग्राफी में वायुमंडलीय दाब का अर्थ है गैसों के कुल भार समुद्र तल पर
गैसीय प्रकोष्ठ के गिवन कॉलम ऑफ, जो वर्टिकल कॉलम है गैस का, उसका कुल भार कितना है। यानी फिजिक्स में जाओगे तो दाब हो जाता है फोर्स, और ज्योग्राफी में आओगे तो दाब क्या हो जाता है, वेट। ये अंतर है। तो हमारा वायुमंडलीय दाब क्या है, तो हमारे वायुमंडलीय दाब में हम लोग ये कभी नहीं लिखवाते हैं, हम नहीं लिखवाते हैं कि बिकॉज ऑफ द कॉलिजन ऑफ द गैसेज फोर्स अप्लाइड बाय द गैसेस मॉलिक्यूल ऑन ए गिवन सरफेस। ये सब बिल्कुल नहीं। आप लोगों को समझना है कि ज्योग्राफी में वायुमंडलीय दाब का सिर्फ एक अर्थ है, और वो अर्थ क्या है, वेट ऑफ द कॉलम ऑफ द गैसेस। ओके, सरल भाषा में ही तो समझा रहे हैं कि वायुमंडलीय दाब का अर्थ क्या हुआ। चलो एक उदाहरण ले लेते हैं, एक उदाहरण से सबके समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि एक डब्बा है, ठीक है, बड़ा मासूमियत से किसी लड़के ने लिखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उसका लैंग्वेज देख करके, इसलिए मन कर रहा है कि और एक्सप्लेन करें, क्योंकि प्यार और मासूमियत से तो इंसान अपना जान भी निकाल के दे दे, लेकिन सामने वाले का कटु वचन और उसका एटीट्यूड और उसका ईगो देख करके मन करता है कि उसका वध कर दे। ये सबके लिए लागू होता है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी। आप देखो, समझो इसको कि एक डब्बा है, उस डब्बे को हमने बंद कर दिया, टिन का डब्बा है, प्लास्टिक का नहीं, टिन का डब्बा है। उस डब्बे को हमने चूल्हे पे गर्म किया तो वो डब्बा ब्लास्ट कर जाता है। ब्लास्ट करने का कारण है गैसों के द्वारा डब्बे के सतह पर लगाया गया दाब, यानी फोर्स, उसमें वृद्धि हो गई, डब्बा फट गया। तो यहां क्या है कि जब हमने डब्बे को बंद कर दिया तो हमने आयतन को नियत कर दिया, और जब आयतन नियत हो गया, तापमान को बढ़ाएंगे तब दाब बढ़ता है। गैस लॉ है ये। आयतन को नियत रखेंगे, तापमान को बढ़ाएंगे तो दाब बढ़ता है। अब इस उदाहरण में दाब क्या है, इस उदाहरण में दाब गैसों का भार नहीं है, इस उदाहरण में दाब गैसों के द्वारा सतह पर उत्पन्न फोर्स है, बल है। तो दाब का अर्थ यहां गैस लॉ में जाओगे, फिजिक्स में जाओगे, तो केमिस्ट्री में जाओगे तो गैस लॉ क्या हो जाता है, गैस लॉ हो जाता है, वहीं एप्लीकेबल होगा, गैस लॉ वहीं एप्लीकेबल होगा जहां पे आयतन को नियत रखा जाए। अब आप सोचो, क्या वायुमंडल में हम लोग आयतन को नियत रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो वायुमंडल में जब हम तापमान बढ़ाएंगे तो वायु दाब वहां बढ़ेगा या घटेगा? आयतन नियत नहीं रख सकते हैं। और वायुमंडलीय दशाओं में अगर तापमान को बढ़ाया जाएगा तो गैस फैल करके ऊपर उठ जाएगा या आसपास बिखर जाएगा। तो जब गैस ऊपर उठ रहा है या गैस बिखर रहा है वहां से, तो वहां पर वायुमंडलीय दाब घटती है। इसका अर्थ है कि यदि तापमान को वायुमंडल में बढ़ाया जाएगा तो दाब घटता है। वायुमंडल में, फिर से सुनो, वायुमंडल में तापमान बढ़ाने से दाब घटता है, क्योंकि आयतन को नियत नहीं रख सकते हो। लेबोरेटरी में, फिजिक्स केमिस्ट्री के लॉ में, यदि आयतन को नियत रखा जाए और तब यदि तापमान को बढ़ाया जाए तो दाब बढ़ता है। यानी दाब और ताप दोनों समानुपाती हो जाता है यदि आयतन नियत हो, और आयतन अगर नियत नहीं रख सकते हो तो दाब और ताप दोनों व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। कितने लोग समझ गए इसको? दाब हमारे ज्योग्राफी में गैसों का कुल भार है समुद्र तल पर। फिजिक्स में गैस के अणुओं के द्वारा किसी सतह पर लगाया गया बल है। कितना लोग समझा? ओके, बहुत सारा यस सर आ रहा है। अगर समझ गए तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ये क्लैरिटी रखना बहुत जरूरी है कि वायुमंडलीय दाब का अर्थ क्या है।
अरे ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी लोगों को मैंने देखा है जो थोड़ा बहुत साइंस जानते हैं या जानने लगते हैं, तो वायुमंडलीय दाब को फोर्स ऑफ द गैसेज और कॉलिजन ऑफ द गैसेज पता नहीं क्या क्या लिखवाने लगते हैं। गलत है, वो सिर्फ भार है। चलिए, अब लोग लिख रहे हैं काश सर आप 12th में मिलते, 12th में मिलते तो क्या ही हो जाता, नहीं मिलते तो क्या ही हो जाता, आज मिल ही गए हैं तो क्या ही हो गया। चलो ओके, इसलिए आगे बढ़ते रहो, पीछे का अफसोस नहीं करना चाहिए। चलो लिखो, आगे लिखो, जल्दी से लिखो, फटाक से लिखो। लिखो वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला है तापमान, या आप लिख सकते हो तापीय कारक। दूसरा है गतिकीय कारक। गतिकीय कारक में आप लिख दो कोरियोलिस बल। गतिकीय कारक में है कोरियोलिस बल। फेरेल का नियम, कोरियोलिस बल, पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय अभिकेंद्रीय शक्तियां, सब डायनेमिक फैक्टर है। पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय एवं अभिकेंद्रीय शक्तियां। नेक्स्ट, डायनेमिक में बहुत सारा कुछ हो सकता है, लेकिन एक और लिख सकते हो, लिखो पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न कोणीय संवेग का, एंगुलर मोमेंटम का स्थानांतरण, एंगुलर मोमेंटम का स्थानांतरण विषुवत से ध्रुवों की ओर विषुवत से ध्रुवों की ओर होता है। जिससे फ्लूइड में मोशन, तरल में गतियां उत्पन्न होती है। चाहे समुद्री धाराएं हो, वह भी तरल है, चाहे गैस हो, वह भी तरल है। नेक्स्ट लिखो अब लिखो समदाब रेखाएं एवं समताप रेखाओं का वितरण तथा अंतर संबंध। ये देखो एकदम से पीटी के लिए, ये आईएएस के लेवल का क्वेश्चन बनेगा इससे। समताप रेखाओं एवं समदाब रेखाओं
के मध्य अंतर संबंध। समदाब रेखा क्या होता है? शब्द को सुनकर के बताओ। समदाब रेखा, समताप रेखा, जो एक समान तापमान को दिखाए। अब कल्पना करना है कि ये समताप रेखा है, दाब की बात नहीं कर रहे, ताप की बात कर रहे हैं। तो ये समताप रेखाएं क्या अक्षांशों के लगभग समानांतर होंगी? हाँ या नहीं? क्योंकि जो सूर्यातप का वितरण है वह अक्षांशों के लगभग समानांतर है। और अगर अक्षांशों के समानांतर समदाब रेखाओं को खींचा जाएगा या समताप रेखाओं को खींचा जाएगा तो दो दशाएं होती है, कहीं थल मिलेगा कहीं जल, है ना। आपका भी पॉजिटिव जवाब आया, सही जवाब आया सब लोगों का। समताप रेखाएं हो या समदाब रेखाएं हो, अक्षांशों के समानांतर होगी ना, क्योंकि प्रत्येक अक्षांश पर लगभग सूर्यातप की मात्रा नियत होती है। पृथ्वी ऐसे घूम रही है ना, तो पूरे विश्वत को हम एक अक्षांश मानेंगे। तो अक्षांश है तो पूरे विश्वत पर 24 घंटे में सूर्य की किरणें लंबवत हो रही हैं एक घूर्णन के साथ। तो जो 0 डिग्री अक्षांश है उस पर तापमान एक ही प्रकार का होगा। 5 डिग्री अक्षांश पर तापमान एक ही प्रकार का होगा। 10 डिग्री पर सूर्य का किरण का एंगल कुछ और हो गया, ध्रुवों की ओर एंगल बढ़ता जा रहा है सूर्य की किरणों का। तो 20 डिग्री के अक्षांश पर तापमान एक समान होगा, 0 से कम होगा लेकिन तापमान एक समान होगा। आशा है ये बात आपके समझ में आ रही होगी। अब ये बात जब समझ में आ जाएगी तो ये समझना बहुत आसान है कि समताप रेखाएं भी अक्षांश के लगभग समानांतर होंगी, समदाब रेखाएं भी समानांतर होगी, क्योंकि ताप और दाब का संबंध है। वो संबंध मैंने आपको बताया कि वायुमंडलीय दशा में तापमान और दाब एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्लियर है या नहीं? अब कोई लगातार बिहार जमुई घूमने के लिए बुला रहा है, हम आपका एसएमएस देख लिए हैं। कभी कोरोना तो खत्म करवाओ पहले। चलो अब लिखो, कुछ लिखवाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लिखो। समताप रेखाएं
एवं समदाब रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। ताप दाब का वितरण अक्षांशों के समानांतर होता है, तो ये दोनों एक दूसरे के समानांतर होती है। लिखो, दिए गए अक्षांश पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिए गए अक्षांश पर, या तुम ऐसा कर लो 10 डिग्री अक्षांश पर समझने के लिए, दिए गए अक्षांश पर जहां समताप रेखाएं, समताप समदाब दोनों समताप रेखाएं मुड़ जाती हैं, बेंड कर जाती हैं, मुड़ जाती हैं, क्योंकि उस प्रदेश में उन्हीं अक्षांशों पर तापमान उच्च अथवा निम्न मिलता है। तापमान उच्च अथवा निम्न मिलता है, इसे टेम्परेचर एनोमली कहते हैं। तापीय विसंगतियां, टेम्परेचर एनोमली, तापीय विसंगतियां। या इसको बोलेंगे तापीय विसंगतियां, टेम्परेचर टेम्परेचर एनोमली कहते हैं। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, हम समझते हैं, आपके दर्द को समझ रहे हैं, लेकिन इतना छोटा उदाहरण देंगे कि आप समझ जाओगे। आप लिखो फिर आगे कि ग्रीष्मकाल में उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं थल के ऊपर, लिखते जाओ, थल के ऊपर ध्रुवों की ओर तथा समुद्र तल पर विषुवत की ओर मुड़ जाती हैं। विषुवत की ओर मुड़ जाती हैं। इसी प्रकार
शीतकाल में इसी प्रकार शीतकाल में समताप रेखाएं थल के ऊपर विषुवत की ओर परंतु समुद्र तल पर समुद्र तल पर क्या ध्रुवों की ओर मुड़ जाती हैं। देखो लिखवाया है, अब समझाने जा रहे हैं। यह प्रश्न एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी में है, शायद नई एनसीईआरटी में भी है कि एनेमोली जो तापीय विसंगतियां एक विषय ही है ज्योग्राफी में। तापीय विसंगतियां क्या है, टेम्परेचर एनेमोली क्या है। एक तापीय विलोमता होता है, टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, वो अलग है। तो टेम्परेचर इन्वर्जन को तापीय विलोमता को यहां नहीं लाना, ये तापीय विसंगतियां हैं। और तापीय विसंगतियों का मापन हम लोग समताप रेखाओं के द्वारा, आइसोथर्म्स के द्वारा करते हैं। अब ध्यान से देखो इस डायग्राम में, मान लो कि ग्रीष्मकाल है। हमने क्या लिखा, ग्रीष्मकाल। कोई भी लड़का सीख सकता है, ध्यान से देखने की जरूरत होती है बस। तो ग्रीष्मकाल में हमने मान लो कि एक आइसोथर्म ले लिया, यहां पे आइसोथर्म ले लिया 30 डिग्री सेंटीग्रेड का ले लिया। 30 तो होता नहीं, लेकिन चलो 30 ले लिया तो ले लिया, 25 का ले लो, 30 का ले लो। तो ये बताओ कि ग्रीष्मकाल है और ये हमारा समुद्र है, ये हमारा थल है, ये थल का भाग है, ये हमारा सब समुद्र है, ये सब समुद्र है, ये पूरा सी सरफेस है, और ये क्या है हमारा, ये लैंड है। ओके, मुझे ये बताओ, ये है समताप रेखा। समताप रेखा मतलब समताप। तो 30 डिग्री तापमान का जितना पॉइंट है सबको जोड़ेंगे तो बनेगी समताप रेखा। ये बताओ कि ये 30 डिग्री का तापमान का जब समताप रेखा हम थल पे लाएंगे तो क्या ये सीधी रहेगी, क्या ये रेखा सीधी जाएगी, क्या यहां पर 30 तापमान मिलेगा, ग्रीष्मकाल है, थल ज्यादा गर्म होगा, तो यहां तापमान मिलेगा तुम्हारा 35 डिग्री, ज्यादा मिलेगा तापमान। तो ये जो समताप रेखा है इसको ऊपर से जाना होगा, यानी ध्रुवों की ओर देखो ये शिफ्ट कर गया। ग्रीष्मकाल में समताप रेखाएं ध्रुवों की ओर शिफ्ट कर जाती हैं, और समुद्र तल पर आएगा तो फिर देखो ये यहीं वापस आ जाएगा, यानी समुद्र तल पर ये विषुवत की ओर शिफ्ट कर रही है, क्योंकि समताप रेखा तो 30 डिग्री का ही होगा ना। 30 डिग्री तो इसको यही मिल रहा है, समताप रेखा। तो यहां पर तापीय विसंगति इस अक्षांश पर, अब इस अक्षांश को मान लेते हैं 10 डिग्री नॉर्थ है, तो 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर टेम्परेचर एनेमोली कितने डिग्री का है, 5 डिग्री का है। तापीय विसंगति कितने डिग्री का है, 5 डिग्री का है।
कितना लोग समझा? समझा या नहीं समझा? इतने सरल विधि से जो मैंने भाषा लिखवाई वो आपके मेंस के हिसाब से होती है, जो मैंने एक्सप्लेन किया वो आपके समझने के हिसाब से होती है। इसी में आइसोनॉर्मलस लाइन होता है। तो ये जो 5 डिग्री का अंतर है, जो गैप हुआ है, एक बार और अब नहीं समझाएंगे, वीडियो को दोबारा देखिए, क्योंकि 99% बच्चे लिख रहे हैं समझ गए सर, क्लियर सर, बहुत बढ़िया, यस गुरुजी, ऊपर की ओर मुड़ जाएगी, समझ में आ गया। एक कोई है नाम नहीं लेंगे, तो टेम्परेचर एनोमली क्या है वो समझो। अब एक उदाहरण और लेते हैं, ध्यान से देखिए। ग्रीष्मकाल की जगह हमने कर दिया शीतकाल। ये लो भाई, अब आ गया शीतकाल। अब जो लोग ग्रीष्मकाल में नहीं सीखे हो दोबारा सीख लीजिए। तो ग्रीष्मकाल में हमने ले लिया तापमान को लेना पड़ेगा कम, तो हम मान लिया तापमान 35 की जगह तापमान की रेखा को हम ले लेते हैं थोड़ा कम, शीतकाल है ना, तो हमने तापमान को मान लिया, कहीं से भी शुरू करो जहां से तुम्हारा मन करे, हमने मान लिया तापमान को ले लिया 2 डिग्री चलो 20 ले लेते हैं, 20 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेते हैं। अभी बताओ, शीतकाल में अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड यहां पर है, समुद्र तल पर 20 डिग्री है, तो ये जो समताप रेखा हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो समताप रेखा हम 20 डिग्री ड्रॉ कर रहे हैं, थल यहां पे ठंडा होगा या गर्म? शीतकाल में थल जल की तुलना में अधिक ठंडा होगा, यानी यहां पे आओगे तो तापमान मिल जाएगा तुम्हारा 16 डिग्री का, यहां मिल रहा है, यहां 16 डिग्री मिल रहा है। तो 20 डिग्री वाली समताप रेखा को कहां ले जाना होगा? इसको ले जाना होगा ध्रुवों की ओर। नहीं 20 है ना, सॉरी, ज्यादा तापमान है तो इसको ले जाना होगा विषुवत की ओर। यहां 16, यहां जाओगे तो इधर तो 12 मिल गया, इधर तो 10 मिल गया, नीचे आएंगे तब मिलेगा ना 20, यहां आएंगे तो 20। तो ये समताप रेखा अब मुड़ जाएगी थल पर विषुवत की ओर। ये देखो विषुवत की ओर मुड़ गई। अब यहां पे जाएंगे तो ये जल आ गया, तो ये फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर मुड़ जाती है, यानी शीतकाल में समताप रेखाएं विषुवत की ओर, थल पर ध्रुवों की ओर, ध्रुवों की ओर, समुद्र तल पर, जल पर मुड़ जाती हैं। कितना लोग समझा? दोबारा देखिएगा वीडियो।
चलो ओके, अब लिखो दाब पेटियां। पहले एक डायग्राम पे आपको हम समझाते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 30 डिग्री, 60 से 65 कर लेते हैं, 25 से 30, यहाँ 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ, 25 से 30 डिग्री नॉर्थ, यहाँ 60 से 65 डिग्री नॉर्थ। तो 0, 30, 60 ले लो, मीन ले लो, या फिर पूरा रेंज ले लो, जैसा तुम्हारा मन करे। यहां पर ये कहलाता है विषुवतीय निम्न दाब, ये कहलाता है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब, और यहां पर ये 2 पॉकेट होता है उच्च दाब का, ये कहलाता है एजोर्स, ये कहलाता है हवाईयन। यहां पर ये है उपध्रुवीय निम्न दाब, तो ये कहलाता है आइसलैंडिक लो, ये कहलाता है एलुशियन लो, इसी को हम लोग कहते हैं अश्व अक्षांश। दस डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ, ये विषुवतीय निम्न दाब पेटी है। वैसे यहां भी होगा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, सब पोलर लो प्रेशर, पोलर हाई प्रेशर। इस डायग्राम को बनाओ। दाब पेटियां दिख रही है, यहां पर है ध्रुवीय निम्न दाब पेटी। अब एलपी एचपी का हिंदी लिख लेना खुद। सर, हमारे गांव में वैक्सीन वालों से लड़ाई हो गई लोगों की। भारत में लड़ाई तो सबसे कॉमन चीज है, कौन सा आश्चर्य का बात है। इजराइल और पैलेस्टीनियन जो झगड़ा है उसका पूरी दुनिया में 2 देश बट गए। सारे इस्लामिक राष्ट्र एक तरफ हो लिए और वेस्टर्न वर्ल्ड एक तरफ हो लिया। भारत जैसे राष्ट्र न्यूट्रल हो जाते हैं। चाइना को वही करना है कि यूएस के अगेंस्ट जाना है। रूस को एक ऐसा पोजीशन लेना है जहां पे वो तीसरे ध्रुव का निर्माण करे और दोनों तरफ से मजा ले, कभी इधर से कभी उधर से।
पूरी भू राजनीति दुनिया की अजीब सी हो रही है। जिस पूर्वी जेरूसलम की बात की जा रही है, उस पूर्वी जेरूसलम में जो जमीन है उसको अरब के लोगों ने ही 150 वर्ष पूर्व इजरायली लोगों को पैसे से बेच दिया। तो वो जमीन अब इजरायली लोगों की ही है। उसमें पैलेस्टीनियन लोग घर बना के रह रहे हैं, लेकिन उस जमीन का जो कागज है वो इजरायली लोगों के पास ही है। तो अब जब अरब के लोग उस जमीन को इजराइल को बेच रहे थे पैसे के लिए, तब सोचना चाहिए था ना। प्लस लॉजिकली भी तुम सोचोगे तो वहां पे इजराइल जो यहूदी हैं वो सबसे पुराने धर्म तो इन्हीं के हैं। तो ये जो जेरूसलम है ये सबसे पुराना सिटी है। अब मान लो बीच में यहूदी वहां से कमजोर होकर के इस्लाम के आक्रमण से भय से भाग गया था, यहूदी वहां पे स्लेव हो गए, यहूदी वहां से भाग गए, अब बाद में लौट करके आए हैं तो उनका भी तो धर्म स्थल वही है। और इस बीच और 2-3 धर्मों ने वहां पर अपना केंद्र बना दिया। तो यहूदी तो अपना क्लेम छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसका तो वही है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति का केंद्र भी उसी को मान रहा है। और मान तो सब धर्म गलत ही रहा है तो कुछ सही नहीं किसी का कोई सही नहीं है। सभी धर्म का हम गए, मैंने देखा पढ़ा थोड़ा बहुत सबका, सब में 4 बातें अच्छी है, 4 बातें बुरी है, सब में अंधविश्वास है, सब में कथा कहानियां हैं, एक ही चीज है सब धर्म में। लेकिन इंसान कोई उसको लेकर के एकदम हिंसक हो रहा है, तो कोई सोचता है कि हम अपना खून बहाएंगे तो हमको ऊपर वाला कोई जन्नत लेके चला जाएगा, किसी को हूर की परी मिल जाएगी। तो कुछ लोगों को धर्म ही बचाने में सारा लोगों को मार देना है, पत्थर का जवाब बम से दे देना है। मतलब पता नहीं क्या हो रहा है। और सबके मूल में बस एक विवाद है, जमीन का विवाद। दूसरे के रिलीजियस प्लेस पे पूरे इतिहास में अगर कहीं भी दूसरे के रिलीजियस प्लेस को बर्बाद करके और उस पे अपना ताबूत ठोकना, ये कौन इंसान कहेगा कि सही काम था? ये बताओ, कोई नहीं कहेगा। और दूसरा कि इतिहास में अगर ऐसा हो चुका है तो उसका उत्तर फिर दूसरे इतिहास खंड में नहीं दिया जाता है, वो भी उतना ही गलत है। इतिहास भूलने की चीज होती है और नए सिरे से जीवन को वही मानवता विज्ञान के प्रिंसिपल पे शुरू करना होता है। लेकिन आजकल ना कोई मानने वाला है ना कोई सुनने वाला है। नहीं, राजाओं और जमींदार के नाम पे पहले कागज पे जमीन था। तो आज राजा जमींदार उस जमीन को क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लैंड रिफॉर्म एक्ट आया, स्टेट बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना, इसलिए तुम्हारा तर्क वैलिड नहीं है। जमीन, मान लो हम कहीं पे जमीन खरीद करके, हमारी खरीदी हुई जमीन है, देख लो तुम अगर यूएन कोर्ट में जाओगे तब भी वही फैसला आने वाला है। हमारी बात को काटने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पे बोल रहे हैं। तुम लोग हर चीज में चश्मा लगा देते हो, धर्म का चश्मा लगा देते हो, राजनीति का।
अगर मान लो कोई जमीन हमारे दादाजी ने पुश्तैनी, हमारे दादाजी ने जमीन 150 साल पहले खरीदी है और उसका कागज अभी भी हमारे पास है, और उस जमीन पर अगर मान लो कुछ लोगों ने गांव बसा दिया है, तो या तो उस जमीन के लिए सरकार मुझे कॉम्पनसेशन देगी, जो हमारे लॉज भी तो यही कहते हैं ना, या तो कॉम्पनसेशन देगी या उनको उखाड़ करके भेजेगी, उनको कॉम्पनसेशन देगी। हमारे यहां तो यही लॉ है, और जमीन मुझे वापस मिलेगा। किसी अच्छे वकील से बात करो ना इसमें, हम तो वकील हैं इसलिए बता रहे हैं तुमको। वाह, बहुत सुंदर लिखा है लड़का। युद्ध में ना तो कोई जीता है ना कोई हारा है, और युद्ध शुरू करना बहुत आसान होता है, युद्ध कभी खत्म नहीं होता है। आज तक कोई भी वॉर डिसाइसिव नहीं होता है। युद्ध में दोनों ही लोग हारते हैं, बस ये होता है किसी एक का ज्यादा क्षति होता है, किसी एक का कम क्षति होता है। और एक युद्ध होता है तो समझो दूसरे युद्ध की तैयारी उसी समय हो जाती है। युद्ध से भयावह तो कुछ है ही नहीं। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वार की तैयारी हो चुकी थी। इसलिए अभी तो इमीडिएटली दोनों पार्टी को बिठा करके सबसे पहले किलिंग रोकना जरूरी है। अब ये चीजें जैसे सोचनीय है कि चाइना के सिंकियांग प्रोविंस में कितने मिलियन मुस्लिम्स हैं जिनको चाइना ने स्टेट रिलीजन में कन्वर्ट कर दिया। चाइना ने उनको साइंस और डॉक्टर और लेबोरेटरी और एजुकेशन और आर्मी, सारे मस्जिदों को बंद करवा दिया है लगभग। वहां पे आप रिपोर्ट देख सकते हो। और मस्जिद में शिक्षा का केंद्र खुलवा दिया है चाइना ने। और पूरे सिंकियांग में जो नया जनरेशन ऑफ बच्चा है वो कंप्यूटर सीख रहा है, साइंस सीख रहा है। चाइना में कोई रिलीजन है ही नहीं ना। चाइना में रिलीजन को लोग नहीं फॉलो करते हैं। 90% लोग ए रिलीजियस माने जाते हैं चाइना में। किसने लिखा था चाइना का सिंकियांग, तो मैंने बता दिया। चलो ओके। मैपिंग में बताया तो था तुम्हारा ये। पाकिस्तान और चाइना के बीच में समझौता है वो काराकोरम पास को लेकर के, काराकोरम वाला क्षेत्र जो है उसको लेकर के। अरे 1948 में अरबों ने जमीन बेचा था पहली बार। मैंने सुना आपसे पहली बार। हम जो जमीन जहां विवादित है उस जमीन को अरबों ने 150 साल पहले बोला, ये बताया आपको। या तो आपको अब मतलब आपका जितना ज्ञान है उसी ज्ञान से आप जज कर रहे हैं, या फिर हम गलत बोल रहे हैं। चलिए, हमसे गलती हो गई, हमने बोल दिया। आप बहुत बड़े विद्वान होंगे भाई। अरबों ने जमीन बेचा था कि नहीं है तुमको पता नहीं है?
तुमको तो खैर क्या ही पता होगा, 5 लाइन अखबार में पढ़ते होगे। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उसी बात को लेकर के। इजराइल के ही कोर्ट्स में केस चल रहे हैं पैलेस्टीनियन और इजरायली के बीच में। अच्छा, तुम्हारा मतलब ये था कि तुम्हें पता नहीं था। ओके, ठीक है। कई बार कमेंट लिखने में भी लोग वो हो जाते हैं, अच्छा सोचते हैं, लेकिन वो जमीन अरब के लोगों ने बेच दिया था, पैसा दिया है इजराइल उसके लिए, खरीदा है जमीन को। 55 एकड़ का जो विवाद है वहां पर, जिसमें पैलेस्टीनियंस ने घर बना दिए हैं, तो कोर्ट का आदेश है अभी न्यूट्रल स्टेटस क्यों है, लेकिन वो वहां पे पैलेस्टीनियन को हटना ही पड़ेगा उस वहां से। इजराइल ने बहुत बड़े भूभाग पे कब्जा कर लिया था। सीरिया का गोलन हाइट्स, जॉर्डन का वेस्ट बैंक, इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला, गाजा स्ट्रिप, ये सब कब्जा कर लिया था। लेकिन फिर बाद में इजराइल ने समझौता करके इजिप्ट को, सीरिया को, जॉर्डन को उसकी भूमि वापस कर दी। तो अब विवाद रह गया सिर्फ पैलेस्टाइन और इन लोगों के बीच में। पैलेस्टाइन के बहुत सारे एरिया को इजराइल, हर वॉर जब भी युद्ध होता है तो पैलेस्टाइन के पास तो कोई आर्मी नहीं है, तो इजराइल क्या करता है, उसके जमीन को कब्जा कर लेता है। पैलेस्टाइन सिकुड़ करके छोटा होता चला जा रहा है और पैलेस्टाइन की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। 1948 के यूनाइटेड नेशंस यूएनओ के समझौते पे जाओगे तो वहां का 44% जमीन पैलेस्टीनियंस का होना चाहिए। 6 या 8% जमीन यूएनओ के अंतर्गत आता है। जिस जमीन पे जहां यरूशलेम का भाग है वो यूएनओ के अंदर में रखा गया था, लेकिन यूएनओ के उस एग्रीमेंट को, उस ट्रीटी को कोई मानता नहीं है। इजराइल उस पूरे भूभाग को अपना मानता है और पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स को मानता है कि हमारी, जैसे बाकी सारी दुनिया में कैसे 2-3 धर्म के लोग एक साथ रहते हैं वैसे ही रहें। और तुम लोगों को बता देते हैं कि इजराइल के जो मूल भाग हैं उसमें भी 18 लाख मुस्लिम पॉपुलेशन वहां भी रहती है, इजरायलियों के साथ में रहती है, इजराइल के देश में रहती है। अगर मान लो 1 करोड़ पॉपुलेशन है तो उसमें 18 से 20 लाख मुस्लिम पॉपुलेशन भी है जो वहां पे तेजी से बढ़ भी रही है। तो पैलेस्टाइन के नाम पे कटा हुआ लैंड है, दो रास्ता है, या तो पैलेस्टाइन के नाम पे अलग कटा हुआ 2-3 भाग है, गाजा स्ट्रिप है जहां पैलेस्टीनियन है, जेरूसलम का कुछ भाग है, वेस्ट बैंक का भाग है जहां पैलेस्टीनियन है। तो ये अलग अलग छितराए हुए 3 पॉकेट में पैलेस्टीन एग्जिस्ट करना चाहिए, या इजराइल में ही सब विलीन होकर के और यहूदी और मुस्लिम एक साथ रहें अच्छे से, जो बहुत कम संभावना लगता है। या तीसरा ये है कि पैलेस्टीन का जो यूएनओ का था रिजोल्यूशन, पैलेस्टीन का इतना भाग होगा, वो पैलेस्टीन का वो भाग दे दिया जाए। क्या सॉल्यूशन है वो तो अब यूएन कोई एजेंसी है नहीं जो कि किसी मैटर में इंटरफेयर करे। अल अक्का मस्जिद जो है ना, उसको तो बहुत बाद में बनाया गया है ना। यहूदी धर्म तो 2000 बीसी में जाओगे तब भी यहूदी थे, 4000 बीसी में जाओगे तब भी यहूदी थे। ये मस्जिद जो बनी हुई है ये तो 700 वर्ष 600 वर्ष पहले इसका कुछ निर्माण हुआ है। अब यहूदी लोग उस मस्जिद को ही अपना पवित्र स्थल मान लिया है। मस्जिद
को रखेगा, उसको तोड़ना नहीं है उसको, लेकिन बोला हमारा भी पवित्र स्थल है। इजराइल के सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पे रहते हैं उस मस्जिद में, और यहूदी भी जाते हैं वहां पे। छोड़ो, हम ये सब नहीं डालते, हम कोई यूट्यूबर नहीं है। हम लोग अपने अपने विषय के, यूपीएससी के मेंटरशिप किया है जिंदगी भर, वही करते हैं। चलो ये लिखो, ये दाव पेटी कैसे बना और कैसे, यहां पर एक तुम लिख सकते हो ITCZ। उत्तर कोरिया से इंडिया का रिलेशनशिप पूछ रहे हो? उत्तर कोरिया में पर्यटक जब जाता है ना, तो पर्यटक पर इतने रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, और अगर पर्यटक वहां एक फोटोग्राफ भी एक्स्ट्रा खींच लिया तो समझो कि वो जीवित होकर ना लौटे। और उत्तर कोरिया के लोग अगर बाहर प्रवसन करना चाहते हैं तो समुद्र में कूद के भागे या गोबी डेजर्ट से भागे, और गोबी डेजर्ट से भागे तो चाइना पकड़ लेगा, और चाइना पकड़ता है तो वापस भेज देता है उत्तर कोरिया में। चाइना और उत्तर कोरिया का बड़ा प्रेम है, और चाइना के दम पे ही उत्तर कोरिया कूदता है। कम्युनिस्ट रेजिम है दोनों जगह। चाइना तो दुनिया को बर्बाद करने पे। अब बताओ कि 18 साइंटिस्ट का पैनल है, जिसमें एक इंडियन साइंटिस्ट भी हैं। ये पूरा पैनल कह रहा है कि कोरोना वायरस चाइना ने मैन्युफैक्चर किया है। अब बताओ, तो जब चाइना ने वायरस मैन्युफैक्चर कर रहा है, इसके पहले भी सार्स था, 2005 में भी ट्राई किया था, तो दुनिया की इकोनॉमी कैसे नीचे गिरे, हम लोग कैसे वायरस से डील करते करते मरने लगे। और WHO क्या है? WHO तो चाइना के मदद से ही वो WHO का चीफ बना था। कौन नहीं जानता इस बात को? 1.5 साल बाद WHO जाती है और वहां जाकर के पहले क्वारंटीन कर देता है, तो उसके मेंबर 15 दिन पहले बाहर और 9 या 10 दिन बाहर रहते हैं, होटल में चुपचाप पड़े रहते हैं। उसके बाद अपना सारा वुहान को साफ करवा करके घुसाता है, और जहां जिस लैब में जाना था वहां जाता ही नहीं है। फिर भी WHO रिपोर्ट करता है कि नहीं सब ठीक है। और दुनिया के 18 साइंटिस्ट कह रहे हैं, जो न्यूट्रल होते हैं, जिनका कोई जियो पॉलिटिक्स से रिलेशनशिप नहीं होता है। इजराइल और पैलेस्टीन पे तुम लोग यूपीएससी वाले हो, यूपीएससी वालों को फैक्ट जानना चाहिए, समझ गए? कि वहां पे तुम लोगों को इस दृष्टिकोण से नहीं देखना है कि इस्लाम के समर्थन करते हुए हम देख रहे हैं, या एंटी इस्लाम अगर दिमाग में चलते रहता हो एजेंडा, तो हम यहूदियों की तरफ से देखने की कोशिश करेंगे। तुम्हारा क्या मतलब है? वहां के जियोपॉलिटिक्स को समझना होता है, वहां के लीगैलिटी को समझना होता है, इस वहां का वैधानिक स्थिति क्या है। उस वैधानिक स्थिति को जानना तुम्हारा काम है, कि अगर वहां यह विवाद है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब पाकिस्तान और टर्की और ये सब इतना कूद रहा है, चाइना के दम पे कुछ कुछ बोल रहा है। पाकिस्तान के लिए तो बहुत बढ़िया मौका मिल गया है ना, कि इस्लामिक राष्ट्रों के मीटिंग में बैठ करके कहे कि हमारे पास परमाणु बम है जी, हम तो इजराइल को 18 मिनट में उड़ा देंगे। और इजराइल का डिफेंस सिस्टम इतना पावरफुल है
3,000 मिसाइल मारा है, उसमें से 10 मिसाइल नहीं गिरा है। हमको लगता है 10 मिसाइल को जानबूझ के गिरा दिया है ताकि इजराइल शो करे कि देखो हमारा भी डैमेज हुआ है। खाली घर में मिसाइल गिरा हुआ है, मीडिया को शो करने के लिए। पाकिस्तान सोच रहा है कि हम इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर बनेंगे, यही सब मौका देखते रहता है। और इससे उसको क्या होगा, पाकिस्तान को फायदा कि जो इस्लामिक देश हैं तो ये इस्लामिक देश फंड दे देंगे पाकिस्तान को। सारा पॉलिटिक्स तो फंडिंग का है, तो पाकिस्तान के पास भाई फंड आ जाएगा, वो अपनी अर्थव्यवस्था में उसको कहीं ना कहीं खपाएगा। तालिबान चढ़ गया है चारों तरफ। बाइडेन बोला कि भाई सितंबर में हम वापस लेंगे फोर्स को। तालिबान चारों तरफ से घेर लिया है। स्कूली बच्चे को तो मार देता है। हिंदुइज्म और जैनिज्म और बुद्धिज्म का जो भी शेष था पहाड़ में, गुफाओं में, शहर मंदिर तो विनाश कर ही दिया। अब ये भी तालिबान ने वो भी खत्म कर दिया था बामियान में। सब तुमको याद है बामियान की घटना? और बचे खुचे लोगों को भी खत्म कर दिया। अंतिम एक जीव था वहां पे रहने वाला, वो भी वहां से भाग आया है। एक था पॉपुलेशन जीव का, अफगानिस्तान में शेष रह गया था, वहां से वो भी भाग गया। स्कूली बच्चों को मारने से क्या मिलता है? बम फोड़ करके। अमेरिकन फौज जिस दिन हट गई वहां से, तालिबान का कब्जा उसी क्षण हो जाएगा पूरे अफगानिस्तान पे। पूरा अफगानिस्तान तालिबान बन गया। अब तालिबान वहां से, पाकिस्तान में तो 50% है ही तालिबान। जो पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का बॉर्डरिंग एरिया है, वहां पे कोई पाकिस्तान का गवर्नमेंट चलता है क्या? और पाकिस्तान के केंद्र में जैसे लाहौर सिटी है, तो वहां पर भी मुल्लाओं का इतना वर्चस्व है कि कब 10,000 20,000 आदमी लेकर के गवर्नमेंट पे चढ़ जाए उसका भरोसा थोड़े ना है। अब मेरी मानो तो पाकिस्तान की आर्मी ही वहां के जो मुल्ला हैं या जो फंडामेंटलिस्ट ग्रुप सब बने हुए हैं उसके साथ किसी तरह समझौता करके पाकिस्तान को चला रही है। वहां डेमोक्रेसी आ ही नहीं सकती है। वहां के जब आदमी के जेनेटिक्स में, पाकिस्तान के जेनेटिक्स में जब घुस गया आतंकवाद और फंडामेंटलिज्म, धर्मवाद, अंधवाद घुसा हुआ है, जब जीन में ही चला गया या जीन में ही है, पाकिस्तान का क्रिएशन ही इसी पे हुआ, तो फिर वो ठीक कैसे होगा? और खतरा भारत की ओर मंडराता है। तो हम तो सोच रहे हैं कि भाई अमेरिकन आर्मी को अफगानिस्तान से बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उससे भारत पे थ्रेटनिंग। कश्मीर का मुद्दा ही फिर तो तालिबानाइजेशन उधर हो गया। आधा पाकिस्तान है ही। अब कश्मीर उनको शांत करने के लिए मुल्लाओं को, आतंकवादियों को, जो भी तुम कह लो, कश्मीर का मुद्दा पे गर्म होने लगेगा। भारत के लिए खतरा बढ़ रहा है। भारत में एनर्जी क्राइसिस है, भारत में पेट्रोल ही नहीं है। तुम कल्पना करो, बोलने दो मुझे आज, कि अगर 10 दिन पेट्रोल का सप्लाई बंद हो जाएगा वेस्ट एशिया से भारत में, तो भारत में ही भूखमरी से 25 करोड़ मर जाएगा। फूड चेन सप्लाई बंद हो जाएगा यार। हमारे पास एनर्जी सिक्योरिटी है क्या? 70 साल से क्या गवर्नमेंट कर रही थी? तेल ही नहीं है। तो एनर्जी क्राइसिस है भारत में। भारत कभी नहीं सपोर्ट कर सकता है, न इजराइल को सपोर्ट कर सकता है खुल के, और न अरब के देशों का विरोध कभी कर पाएगा, कभी नहीं। ये बीच में बेचारा न्यूट्रल बन के बैठा रहेगा। भारत की सबसे बड़ी मजबूरी क्या है? तेल, एनर्जी क्राइसिस। तो जियो पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझो, रेगुलर समझो। तुम लोग तो विश्व के जियो पॉलिटिक्स को भी धर्म के चश्मे से देखते हो, मुझे पता है ना। और भारत में सेकुलरिज्म का मीनिंग क्या है सो मुझे वही पता है। भारत में धर्मनिरपेक्ष उसी को लोग कहेंगे, अच्छा इंसान उसी को मानेंगे। यूपीएससी का दृष्टिकोण बिल्कुल
वैधानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, दूरदर्शिता रखो उसमें कि तालिबानाइजेशन का फर्क भारत पे क्या पड़ेगा, दक्षिण एशिया के भू राजनीति पर क्या पड़ेगा, सार्क के कॉन्टेक्स्ट में सार्क की सफलता, साफ्टा का भविष्य, इस तरह से रिलेट नहीं करोगे, सिर्फ ये कहानी सुनोगे कि वहां लड़ाई चल रहा है, वहां इतना मर गया, इतना बम मार दिया, यही करने के लिए हो क्या? बताओ। नहीं, प्यार से कह रहे हैं, नाराज नहीं हो रहे हैं, लेकिन तुम लोग जिस तरह से सोचते हो भू राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को, इतना मिसाइल मार दिया, उससे क्या? मस्जिद का नाम ये रट ली, उससे क्या? मस्जिद किसका होना चाहिए, उससे बहस से क्या? हमको समझना है कि वेस्ट एशिया में इस क्राइसिस से नॉन अलायंस मूवमेंट का क्या रोल होगा, क्या भूमिका होगी भारत की, नाम का क्या भूमिका होगा, एनर्जी क्राइसिस पे क्या होगा, साउथ एशिया में के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा वेस्ट एशियन क्राइसिस से। 1973 में जब अरब इजराइल वॉर हुआ था तो 1973 में एनर्जी क्राइसिस आ गया था। इस्लामिक राष्ट्र, ओपेक राष्ट्र मिलकर के क्या करते हैं कि पेट्रोलियम का प्राइस 8 गुना बढ़ा दिए। अभी देखो भारत में पेट्रोलियम का प्राइस बढ़ रहा है ना, लोग गाली किसको दे रहा है? मोदी को। अरे भाई, मोदी क्या कर लेगा इसमें? मोदी गवर्नमेंट जब शुरू में आई थी तो पेट्रोलियम का प्राइस 38-40 रुपए हो गया था, 40-45 ऐसे कुछ हो गया था ना पेट्रोलियम का प्राइस। तो लोगों ने सोचा कि मोदी कम कर दिया। अरे मोदी कम नहीं किया था, अंतर्राष्ट्रीय प्राइस कम हुआ था, आज बढ़ गया, तब भी मोदी जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, न कुछ नहीं कर पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्राइस, और जो मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री ने सिस्टम को बनाया था ना कि इंटरनेशनल प्राइस से भारत का पेट्रोलियम प्राइस रेगुलेट होगा। अब हो यही सकता है कि इस पे टैक्सेशन कम कर दे, टैक्सेशन हेवी है भारत में, तो भारत में टैक्स इनकम तो मेन 2-4 ही स्रोत तो है, और तो है नहीं कुछ। तालिबान से भारत को निपटना चाहिए, ऐसा अमेरिका कह चुका है कि आप साउथ एशिया के हीरो हो, तो आप अपनी 5000 आर्म्ड फोर्सेस को तालिबान से लड़ने के लिए भेजो। हम अमेरिका से आके क्यों लड़ेंगे? सिर्फ अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं है कि विश्व शांति की स्थापना करे, सिर्फ अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं है कि नागरिकों की रक्षा करे, औरतों और बच्चों की रक्षा करे, दूसरे के धर्म स्थलों की रक्षा करे। ये अमेरिका की जिम्मेदारी थोड़ी है। साउथ एशिया में भारत को देखना चाहिए। अगर भारत अपने आप को सुपर पावर कहता है तो अफगानिस्तान से तो हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। अफगानिस्तान से तो हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं ना। पूरे इतिहास में अफगानी मुगलों के खिलाफ हिंदू राजाओं के साथ लड़े हैं। तुम इतिहास देख लो। आज मैंने एक लाइन बोला, इसको देखो। शिवाजी के साथ भी उनका कमांडर मुस्लिम है, सब अफगानी है। शेर शाह भारत का महानतम राजा, महानतम वैज्ञानिक राजा, ये भी अफगानी है। हेमचंद्र विक्रमादित्य के फौज में 50% अफगानी मुस्लिम लड़ रहा है, समझे, बाबर के खिलाफ। महाराणा प्रताप का कमांडर, जो बैटल हल्दी घाटी का बैटल कमांडर था, वो भी बिहार से गया था। बिहार से 3000 का आर्मी गया था राणा प्रताप को सपोर्ट करने के लिए। वो भी शेरशाह सूरी डायनेस्टी का ही था, अफगानी ही था। अफगानिस्तान को बचाने के लिए भारत को बिल्कुल कदम उठाना चाहिए, लेकिन भारत में कोई शक्ति नहीं है। भारत उस तरह से अमेरिका नहीं है। और भारत कभी भी तालिबान के खिलाफ लड़कर के मुस्लिम राष्ट्रों से पंगा नहीं ले सकता है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? एनर्जी क्राइसिस भारत का। भारत में तेल कहां है? अमेरिका पंगा ले सकता है। अमेरिका के पास अरब इतना ही लगभग पेट्रोलियम है, वो निकालता नहीं अपना, अलग बात है।
तालिबान को फंडिंग मिलता है पॉपी कल्टीवेशन से, अफीम की खेती से, हीरोइन से। तालिबान को समर्थन मिलता है, पहले जो तालिबान बना था ना, आज के कुछ समय पहले, आज के 30-40 साल पहले जो तालिबानाइजेशन हुआ था, तो अमेरिका ने तालिबान बनाया था। अमेरिका ने ही तालिबान बनाया था। तालिबान बनाया था इसलिए क्योंकि रूस के लड़ाकों के अगेंस्ट वहां के लोकल ट्राइबल को हथियार दे दिया, और रूस जब वहां से छोड़ करके भागा तो सारा टैंकर और हथियार छोड़ करके भाग गया। अब वो सारा हथियार तालिबान के पास आ गया। अब अमेरिका सोचा कि हम तालिबान को हम कंट्रोल करेंगे। तालिबान ने तो अब बैरल इधर घुमा दिया, अमेरिकन को मारा, क्योंकि उसके दिमाग में तो नशा चढ़ गया धर्म का। वो तो, उसको साइंस से क्या मतलब है, गोली चलाने से मतलब है। अफीम खाओ, खजूर खाओ, ट्राइबल की तरह पहाड़ में रहो। तुम लोगों को जो पढ़ना है ना यूपीएससी में, भारत का डिफेंस सिस्टम इतना कमजोर इसलिए है क्योंकि भारत में टैक्स कौन देता है? 3% लोग टैक्स देते हैं और खोजते हैं कि भारत में सारे चोर बैठे हैं। तुमने देखा है तुम्हारे घर, तुम्हारे शहर में अगर 10,000 दुकानदार है या 1,000 दुकानदार है, तो क्या 1,000 दुकानदार में कितना टैक्स भर रहा है? छोड़ो ये सब बातें, कल मिलते हैं इसके साथ। अभी पूरा अंतर्राष्ट्रीय बहुत विषय, बहुत मुद्दा गर्म आया हुआ है। ध्यान रखो, यूपीएससी इधर टर्न करेगी। ओके।